दोस्तों लगभग 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से कुछ लोग एक आइलैंड पे गए जिसे आज हम लोग श्रीलंका कहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं लोगों के जो डिसेंडेंट्स हैं उनको आज हम लोग सिन्हलीज कहते हैं, और यही वो सिन्हलीज लोग हैं जो आज श्रीलंका की पॉपुलेशन का लगभग 75% बनाते हैं। और इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है सिन्हलीज, वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और उसके बाद बहुत सारे लोग सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु से भी इस आइलैंड के ऊपर सेटल डाउन हो गए, जिनको आज हम लोग तमिलियंस कहते हैं। बहुत सालों से जो तमिलियंस हैं और जो सिन्हलीज हैं वहां पे एक साथ रह रहे थे, लेकिन बाद में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वहां पे उसने सिविल वॉर का रूप ले लिया, और इस सिविल वॉर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंडियन किंग्स श्रीलंका के अंदर गए, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से जो किंग है वो गए हों, या वो जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो किंग है, जो तमिलियन किंग्स हैं, उनका वहां पे क्या इन्फ्लुएंस रहा, इंक्लूडिंग चोला एम्पायर, ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भाई जो श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म गया वो भी इंडिया से ही गया, वो समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्धिज्म के थ्रू कैसे हमारे रिलेशन यहां पे चेंज हुए हैं। श्रीलंकन तमिल्स कौन से होते हैं और इंडियन तमिल्स कौन से होते हैं। देखिए अब तक आपने ये सुना होगा कि तमिल्स वहां पे रहते हैं, लेकिन वहां पे भी दो तरह के तमिल हैं। एक ब्रिटिशर्स का क्या इंपैक्ट रहा हमारे रिलेशन के ऊपर, तमिलियंस का ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, उसके अलावा जो सिन्हलीज हैं और जो तमिलियंस हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं जब दोनों देशों में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। देखिए ब्रिटिशर्स यहां पे भी थे, ब्रिटिशर्स वहां पे भी थे। उस फ्रीडम मूवमेंट का हमारा रिलेशन के क्या रिलेशन रहा रिलेशन में, वो समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा ही एक इंसिडेंट है यहाँ पे बड़ा खराब, ब्लैक जुलाई जेनोसाइड इसको कहते हैं। कई हजार तमिलियंस को मार दिया गया था इसमें, वो समझने की कोशिश करेंगे। तमिल जो लिबरेशन मूवमेंट थी उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि लिट्टे वहां पे कैसे बना, श्रीलंका में सिविल वॉर कैसे चला, इसके पीछे रीजंस कौन कौन से थे वो समझने की कोशिश करेंगे। जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था वहां पे तमिलियंस को मारा जा रहा था, उस बीच में इंडियन गवर्नमेंट का वहां पे क्या रोल रहा, और इसके रिगार्डिंग कई तरह के ऑपरेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आता है ऑपरेशन पुमलाई। इसके बाद आता है ऑपरेशन पवन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो श्रीलंका के अंदर क्यों भेजी गई, जब इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं श्रीलंका के अंदर गई, उसके बाद लिट्टे ग्रुप के साथ उनके रिलेशन कैसे चेंज हुए, श्रीलंका में लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहा, वो समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली 1987 के अंदर इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी जी जो है वहां पे इन्वॉल्व थे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस अकॉर्ड का 13th अमेंडमेंट से क्या लेना देना है। जब भी आप इंडिया रिलेशन की बात करते हो श्रीलंका के साथ, हमेशा आपको यह वर्ड देखने को मिलेगा 13th अमेंडमेंट। ये क्या होता है इसको समझेंगे। उसके अलावा जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस असैसिनेशन के बाद रिलेशन हमारे कैसे चेंज हो गए, ये समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे आज हम लोग रिसेंटली अगर बात करें पिछले 15-20 सालों में, तो चाइना का यहां पे क्या रोल रहा है, यूनाइटेड नेशन का यहां पे क्या रोल है, श्रीलंका का क्या रोल है, और इंडिया की जो ट्राइंगल बनती है, इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर श्रीलंका को कैसे सपोर्ट करता है या नहीं करता है, समझने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इसके बाद हमारा रिलेशन कैसे कैसे चेंज हुए, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी डायमेंशंस हम लोग यहां पे कवर करने वाले हैं। लेकिन फिर से आपको बताता चलता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, हर चीज आपको याद हो जाएगी, टिप्स भी आपको समझ में आ जाएगी, तो इसके बाद आपको कहीं किसी और सोर्स से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि श्रीलंका हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, क्या खास ऐसा है श्रीलंका के अंदर। देखिए भाई, सीधी सिंपल सी बात है कि श्रीलंका हमारा नेबर है, और इंडिया की पॉलिसी है जिसे कहते हैं नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो श्रीलंका इसके ऊपर टॉप पे आता है। देखिए सीधी सी बात है भाई, हम अगर अपने पड़ोस में अगर स्टेबिलिटी रहेगी, हमारे अगर अपने नेबर्स के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे होंगे, डिफेंस रिलेशन अच्छे होंगे, स्ट्रेटेजिक रिलेशन अच्छे होंगे, तो इंडिया को फिर ज्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहां पे एक चीज देखिए, श्रीलंका के अगर आप लोकेशन देखोगे, इंडिया के लोकेशन देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के अंदर दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। श्रीलंका की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चीज देखोगे ना यहां पे, तो जैसे चाइना है या जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, यहां पे जो ट्रेड होती है मिडिल ईस्ट से, यानी कि जो ऑयल वगैरह मिडिल ईस्ट से जाता है, वो सारा बे ऑफ बंगाल से इंडियन ओशन से होके जाता है। यहां पे श्रीलंका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है, और यहीं पे भैया हमारी मलक्का स्ट्रेट भी है। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट वो स्ट्रेट है, इसे चोक पॉइंट भी दुनिया का कहते हैं। 1/3 जो ट्रेड है जो मिडिल ईस्ट से ऑयल वगैरह जाता है, पेट्रोलियम चाइना की तरफ या जापान की तरफ, वो यहां से होके जाता है। तो श्रीलंका की जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका की लोकेशन देखोगे ना, तो इंटरनेशनल जिसे हम लोग सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं उसके ऊपर टिका हुआ है। जो कोलंबो पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, या इसकी जो लोकेशन है, तो बेसिकली
ये एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है, अगर श्रीलंका से रिलेशन इंडिया के खराब हो गए ना, तो भाई ये हमारे इंडियन ओशन के अंदर बे ऑफ बंगाल के लिए हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर श्रीलंका के साथ रिलेशन खराब हो गए तो भाई चाइना इसका फायदा उठा सकता है। चाइना का इन्फ्लुएंस अगर श्रीलंका में बढ़ गया तो इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशन के अंदर वो वीक हो जाएगी। इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये भी देखिए, हमारा जो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, हमारा कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडियन नेवल बेस जो विशाखापट्टनम के अंदर है, सदर्न नेवल कमांड जो कोची के अंदर है, इसरो की बहुत सारी फैसिलिटी है जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, उसके अलावा जो तूतीकोरिन पोर्ट है, ये सब श्रीलंका के आसपास ही है। और इनकी सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, इनकी सिक्योरिटी के हिसाब से श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करके चलिए भैया, इंडिया और चाइना का अगर वॉर हो गया और अगर श्रीलंका चाइना की साइड में है, तो चाइना श्रीलंका की लैंड का, पोर्ट्स का यूज कर सकता है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अटैक करने के लिए। तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हमारे लिए श्रीलंका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो है ही, उसके अलावा मिलियंस ऑफ तमिल्स जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं कहीं ना कहीं, वो भी तो श्रीलंका में रहते हैं। तो जब इंडियन ओरिजिनल तमिल्स अगर वहां पे इन्फ्लुएंस होंगे तो हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी, क्योंकि जो तमिल एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, डेवलप्ड तो है ही, और ज्योग्राफी के हिसाब से भी और डेमोग्राफी के हिसाब से भी। तो श्रीलंका की इंपॉर्टेंस आप हर पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, डिफेंस हो गया, स्ट्रेटेजी है, इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिक्स है। इसीलिए श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आजकल अगर आप जियोपॉलिटिक्स पढ़ रहे हो ना, आपको एक टर्म बड़ी नजर आती है, इंडो पैसिफिक। जब यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चाइना जापान की बात करते हैं, तो हमेशा एक वर्ड आपको नजर आता है, इंडो पैसिफिक। मतलब जो इंडियन ओशन है और भाई जो पैसिफिक ओशन है, इसको मिला के बनता है इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक इस वाले इस पूरे जोन के अंदर इंडिया और श्रीलंका बड़ी सेंट्रल पोजीशन में है स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से। इसीलिए फ्यूचर में अगर जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो इंडो पैसिफिक के अंदर अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें श्रीलंका की यहां पे बड़ी जरूरत है। देखिए ज्योग्राफी के लिए भी अगर देखें तो श्रीलंका इंडिया के लैंड मास की कंटिन्यूटी ही नजर आता है, और हमारे बीच में डिस्टेंस ना बहुत ही कम है। देखिए यहां पे एक जगह पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहां पे जिसे बोलते हैं धनसू कोड़ी, और भैया यहां पे एक जगह है जिसे बोलते हैं तलई मनार। तलई मनार और धनसू कोड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो लगभग 30 किलोमीटर ही है। और ऐसा माना जाता है कि देयर यूज्ड टू बी अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, जब एक मिनी आइस एज हुआ करती थी, तो ये दोनों लैंडमास बेसिकली आपस में जुड़े हुए थे। बाद में जब आइस एज खत्म हो गया तो ओशन का लेवल जो है बढ़ गया, आज ये पानी के नीचे है। जो राम सेतु वाली कहानी है थोड़ी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ज्योग्राफिकली प्रोक्सीमिटी भी हमारे बीच में बहुत क्लोज है। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, हमारे बीच की जो हिस्ट्री है, जो हमारी माइथोलॉजी है, हमारा जो कल्चर है, वो भी एक्चुअली काफी ज्यादा शेयर्ड है। अब वैसे तो आपको कहानी पता ही होगा, भाई रामायण की कहानी आपको पता होगा कि श्री राम जी थे, वो लंका गए थे सीता जी को उनसे रावण से बचाने के लिए, तो कहानी आपने बड़ी अच्छे से सुनी होगी। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपने राम सेतु का जिक्र, जिसे हम लोग राम ब्रिज कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं, ये भी आपने बार बार सुना होगा। बहुत सारी इसके पीछे कहानी है। अभी जो सैटेलाइट इमेज है उनके हिसाब से देखा जाए, साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से देखा जाए, तो ये माना जाता है कि जो राम सेतु है बेसिकली वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इसको पहले बनाया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि इसको प्रभु श्री राम ने बनाया था, किसी और ने बनाया था, वो एक अलग कहानी है, वो अलग उसका साइंटिफिक एविडेंस हो सकता है। लेकिन हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो हमारे यहां पे बहुत पहले से हुआ करता था। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी ये है कि जिन्हें आज हम लोग सिन्हलीज कहते हैं, जो श्रीलंका के अंदर रहते हैं, लगभग 75% पॉपुलेशन है, वो एक्चुअली गए इंडिया से ही थे। 543 बीसी, मतलब लगभग 2500 साल पहले नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था किंग विजय, प्रिंस विजय बोलते हैं इनको। तो ये अपनी सेना को लेके गए थे भाई इस आइलैंड के ऊपर, और वहां पे जाके उसको कैप्चर कर लिया। वहां से शुरुआत होती है सिनलीज किंगडम की। बहुत सालों तक इन्होंने वहां पे रूल किया, और उसके बाद 230 बीसी, ये काफी पुरानी बात हो गई है, सबसे पहली बार एक तमिल किंग हुआ करते थे जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया तमिल से, जिनका नाम था सेना एंड गुत्तिका। तो वो वहां पे गए, तो उन्होंने वहां पे जो तमिल एम्पायर था उसका एस्टेब्लिश कर लिया। तो कई सालों तक यही होता रहा, सिनेलीज एम्पायर आ गया, उसके बाद तमिल एम्पायर आ गया, और फाइनली वहां पे 993 बीसी, मतलब ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 1000 ईयर्स है, वहां पे राज चोला यानी कि चोला एम्पायर वहां पे एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद जो है विजय बाहु 170, ये भी सिनेलीज किंग थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप श्रीलंका की हिस्ट्री को देखोगे ना, आप तो टाइम टू टाइम वहां पे कभी सिनेलीज किंग देखने को मिलेंगे, कभी तमिल किंग, कभी सिनेलीज किंग, पूरा लिस्ट मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। और आज के समय में सिचुएशन वहां पे ये आ गई है कि जो 75% सिनेलीज हैं, उनका तमिलियंस के बीच में इतना ज्यादा कल्चरल
गैप हो गया है कि उसने सिविल वॉर का रूप ले लिया। देखिए, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है श्रीलंका के अंदर सनलीज वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और ये बुद्धिज्म भी इंडिया से ही आया। आप ये चीज देखिए, जब अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद जब उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, उसके बाद अशोका ने पूरे इंडिया में भी और दुनिया भर में जहां पे हो सकता था उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की। 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर किंग अशोका के जो इनके सन थे, इनके सुपुत्र थे महिंदा, उनको श्रीलंका में भेजा, और महिंदा की वहां पे मुलाकात होती है किंग जिनका नाम था देवनियप्पा तिस्सा। ये सिनलीज किंग हुआ करते थे। जब इनकी उनसे मुलाकात हुई और इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बताया, तो जो देवनियप्पा जो तिस्सा थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो भाई सीधी सी बात है, जब किंग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए तो लोग अपने आप ही कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, जो अशोका, जो किंग अशोक इंडिया में थे, उनकी जो डॉटर थी संघमित्रा, वो भी वहां पे गई। तो जो बोधि ट्री है जहां पे महात्मा बुद्ध जी को ओरिजिनल जो है जो एनलाइटमेंट हुआ था, उस ट्री की एक जो ब्रांच है वो वहां पे लेके गए, उसके बाद में एस्टेब्लिश किया। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के अंदर आज भी वो ट्री बेसिकली सर्वाइव कर रहा है। इंडिया में तो वो ट्री खत्म हो गया बहुत साल पहले, लेकिन आज भी श्रीलंका के अंदर वो सर्वाइव कर रहा है। और उसके बाद जब बुद्धिज्म एस्टेब्लिश वहां पे हो गया, देखिए बुद्धिज्म की शुरुआत तो इंडिया में ही हुई थी ना, ये इंडिया नेपाल वाले रीजन में हुई थी। तो जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया श्रीलंका ने एज अ स्टेट रिलीजन, मतलब मेजोरिटी लोग जब वहां पे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो पिलग्रिमेज के रूप में हजारों हजारों लोग हर साल इंडिया में आते रहे। इस तरह से हमारे बीच में कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो गया। तो सिनलीज के बाद बात कर लेते हैं श्रीलंका के अंदर तमिलियंस की। अगर आप श्रीलंका की एथनिसिटी को देखोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स हैं उनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले है जिनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 11.2% है। दूसरे जो है इनको कह सकते हो आप इंडियन तमिल्स, जो कि है 4.2%। उसके अलावा वहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसको श्रीलंका के अंदर मूर कहा जाता है, वो भी 9 to 10% के पास वहां पे बनती है। और ये भी जो लैंग्वेज है वो तमिल ही बोलते हैं, जो मुस्लिम है जिन्हें मूर कहते हैं। तो टोटल मान के देखें अगर आप, तो 25% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वहां पे वो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है। हाँ, जो श्रीलंका के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हुआ करते थे प्रिंस विजय से आने से पहले, जिसे वेदास कहा जाता है, वो वहां पे 1% से भी कम है, मतलब लगभग खत्म हो चुके हैं। अब देखिए जरा श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, श्रीलंकन तमिल्स वो है जो वहां पे सेंचुरीज से रह रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो तमिल किंग्स थे वो श्रीलंका में जाया करते थे, उनको कैप्चर किया करते थे, जैसे चोला एम्पायर मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो ये वो लोग हैं जो हजारों साल से श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं। सिनलीज के साथ साथ ये लोग रह रहे हैं, तो ये वहां पे काफी लंबे समय से सेटल हो गए। ज्यादातर आपको जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में देखने को मिलेंगे। जो थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं इंडियन तमिल्स, हैं ये भी तमिल लेकिन इन्हें इंडियन तमिल कहते हैं। इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, 4.2%। ये वो तमिल है जो रिसेंट टाइम में वहां पे गए थे। ब्रिटिशर्स इनको लेके गए थे अराउंड 150 ईयर्स अगो श्रीलंका के अंदर। क्यों लेके गए थे भाई? क्योंकि यहां पे जो कॉफी प्लांटेशन होती थी, जो टी प्लांटेशन होती थी, वहां पे काम करने के लिए लेबर के रूप में लेके गए थे, जिसे हम लोग इंडेंचर्ड लेबर भी कहते हैं। और ये जो इंडियन तमिल्स है ये कहां रहते हैं? ये रहते हैं श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट में जो हिली रीजन है। क्योंकि भाई देखिए, जो टी है, जो कॉफी है, वो फ्लैट एरिया में तो नहीं होती है, कोस्टल रीजन में तो नहीं होती है, वो हिली रीजन में होती है। तो यहां पे ये काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अगर आप समझोगे ना, श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। जो इंडियन तमिल्स हैं वो रहते हैं सेंट्रल पार्ट में। इंडिया श्रीलंका के रिलेशन को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने हमारे रिलेशन को इंपैक्ट किया है। इंडिया की ही तरह श्रीलंका के अंदर भी जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया था 1505 में। तो सबसे पहले भाई वहां पे पोर्तुगीज आए, फिर वहां पे डच आए, और फाइनली 1815 के अंदर ब्रिटिशर्स ने डच और पोर्तुगीज को वहां से भगा दिया, फ्रेंच को वहां से भगा दिया, और वहां पे एकमात्र पावर बन गए जो जिसे हम लोग ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। जो इंडिया में हुआ वो श्रीलंका के अंदर भी हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, वही उन्होंने सेम श्रीलंका के अंदर भी किया। तो जब श्रीलंका के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा था, वो उस समय इंडिया के अंदर भी चल रहा था। और इस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर काफी ज्यादा कॉमन चीज आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं भैया, साइमन कमीशन की बात करते हैं, 1929 की जब हम लोग बात करते हैं, 28 की बात करते हैं। साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे भैया हम लोग इंडिया के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करेंगे। देखिए,
उसी समय की बात है जब श्रीलंका के अंदर भी एक कमीशन बना था जिसे कहते हैं डोनमोर कमीशन, इसको हम लोग कहते हैं। यह क्यों बनाया गया था श्रीलंका में? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। अगर आप याद करो, यहीं पे जब लाहौर सेशन और उस तरह की चीजें जो इंडिया में के अंदर चल रही थी 1930s के अंदर, तो इंडिया में 1930s के अंदर भी बेसिकली हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है वो काफी जोरों शोरों से चल रहा था, राइट? उसी समय श्रीलंका के अंदर भी चल रहा था। तो ये जो कमीशन था ना वहां पे, इसने काफी ज्यादा रिलेशन इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स और जो सनीलिस हैं उनके बीच में चेंज कर दिया। देखिए थोड़ा अगर मैं बताता चलूं, ये जो डोनोमोर कमीशन है ना, इसके आने से पहले श्रीलंका के अंदर क्या हुआ करता था? श्रीलंका की जो चाहे जॉब्स हैं या जो वहां पे वोटिंग देने का अधिकार है, वो एक तरह से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था। मतलब ये जो डोनोमोर कमीशन है, इसके आने से पहले पॉपुलेशन बेस्ड, एथनिसिटी बेस्ड वहां पे रिजर्वेशन हुआ करती थी। क्रिश्चियन के लिए थोड़ी रिजर्वेशन थी, जो इंडियन तमिल्स है उनके लिए थी, जो सिनलीज है उनके लिए थोड़ी सी थी, जो मूर है वहां पे मुस्लिम्स है उनके लिए हुआ करती थी। मतलब वहां पे माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन आपको सरकार के अंदर नजर आता था। डोनोमोर कमीशन ने क्या कहा? डोनोमोर कमीशन ने इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया। उन्होंने वहां पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस कर दिया और उन्होंने यह कहा कि भाई जो गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है ना, वो एथनिसिटी के हिसाब से नहीं मिलेगी, वो ज्योग्राफी के हिसाब से मिलेगी। और ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो जो माइनॉरिटीज हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो माइनॉरिटीज तमिल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सरकार के अंदर काफी ज्यादा कम हो गई और इस वजह से वहां पे जो तमिल्स हैं उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। और इवन श्रीलंका के अंदर कई सारे लीडर ऐसे थे जो नेहरू जी से या गांधी जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो करते थे। वहां पे भी सत्याग्रह चल रहा था, इंडिया से इन्फ्लुएंस हो गए। तो बेसिकली डोनोमोर कमीशन ने हमारा रिलेशन को काफी चेंज किया। और 1830s और 1850s के अंदर बहुत सारे लेबरर्स इंडिया से श्रीलंका के अंदर गए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इनको कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबरर्स। इसका मतलब यह है कि जो स्लेवरी वैसे तो खत्म हो गई थी, लेकिन यह स्लेवरी का नया तरीका था, क्योंकि जब ये लेबरर्स वहां पे जाया करते थे तो इनके साथ बड़ा ही खराब तरीके से इनके साथ बिहेव किया जाता था। इनको बहुत ही कंजेस्टेड जगह पे रखा जाता था, सैनिटेशन की कोई सुविधाएं नहीं होती थी, कोई पॉलिटिकल राइट्स इनको नहीं होते थे, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। तो ये भी बेसिकली एक तरह के स्लेव ही थे, लेकिन ये उस तरह की स्लेवरी नहीं थी जैसे अफ्रीका से आया करती थी। तो हुआ ये कि जब ये और इनमें से मोस्टली तमिल्स हुआ करते थे जो कि तमिलनाडु से वहां पे गए थे, जो कि वहां पे टी गार्डन्स या कॉफी गार्डन्स के अंदर काम किया करते थे। जब ब्रिटिश इनको लेके गए थे वहां पे तो इनको कहा जाता था टेम्परेरी इमिग्रेंट्स, टेम्परेरी इमिग्रेंट्स। और जब इनिशियली वहां पे ये जो तमिलियंस गए ना खेत वगैरह में काम करने के लिए, कॉफी प्लांटेशन में काम करने के लिए, इनके बीच में जो सनीलीज लोग हैं ना, इनके बीच में न्यूट्रल रिलेशन थे। देखिए भाई सीधी सी बात है, सिनलीज वहां पे इतने सालों से रह रहे हैं, उनका एक अपना कल्चर है। तो जैसे ही वहां पे ये तमिलियंस गए कॉफी प्लांटेशन में काम करने के लिए, तो उनके साथ वो एकदम जाके मिंगल नहीं हुए। तो वो अलग रहते थे, वो अलग रहते थे, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो रिलेशन इनके बीच में लगभग लगभग न्यूट्रल हुआ करता था। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो तमिलियंस थे ना, वो अपनी सेपरेट सेग्रीगेटेड कम्युनिटीज में रहते थे। तो लोकल सिनेलीज के साथ इनका जो कल्चरल एक्सचेंज है वो ज्यादा हुआ नहीं। अब क्योंकि ये सेग्रीगेटेड रहते थे, इसीलिए इनके बीच में जो कल्चरल और जो एथनिक रिप्रेजेंटेशन था, जो आइडेंटिटी थी, वो काफी स्ट्रांग हो गई। अब हुआ ये कि ये जो तमिलियंस वहां पे गए थे प्लांटेशन में काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास जॉब थी, इनके पास एक नौकरी तो थी कम से कम ना, ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा बाद में सिनेलीज लोगों से बेटर ऑफ हो गए। और उसके बाद जो है लड़ाई शुरू हुई सिनेलीज के बीच में और इन इंडियन तमिलियंस के बीच में जो प्लांटेशन में काम किया करते थे। अब एक चीज देखिए ना, जो चीजें इंडिया के अंदर हो रही थी वही चीजें श्रीलंका के अंदर भी हो रही थी। इंडिया के अंदर जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि भाई कुछ इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जाएगी और वहां पे जो छोटे मोटे काम हैं ब्रिटिशर्स के वो करेंगे। एक तो ये हुआ करता था। दूसरा ये हुआ करता था कि भाई जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे वो लोग इंग्लिश लोगों के जैसा ही सोचना भी शुरू कर देंगे। यही पॉलिसी श्रीलंका के अंदर भी अपनाई गई, खासकर जाफना रीजन के अंदर। जाफना रीजन दोस्तों वो रीजन है जहां पे लिट्टे सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, और ये श्रीलंका के नदन हिस्से के अंदर जाफना आपको देखने को मिलेगा। बाद में आपको लोकेशन दिखाऊंगा मैं, जाफना कहां पे बिलोंग करता है। तो बेसिकली हुआ ये, कुछ अमेरिकन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने जाफना में अपने कुछ स्कूल्स, इंग्लिश स्कूल्स ओपन कर दिए। अब वो क्योंकि वहां पे तमिल्स थे, अब इंडिया के अंदर भी तमिलनाडु के अंदर कुछ मिशनरीज ने अपने स्कूल्स खोल दिए थे। वहां पे भी जो तमिलियंस थे इंडिया के अंदर वो एजुकेशन ले रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन। तो यहां पे भी यही हुआ कि जो अमेरिकन जो मिशनरी स्कूल्स थे
वहां पे तमिलियंस पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब कुछ तमिलियंस ने भाई वहां पे इंजीनियरिंग एजुकेशन ले लिया तो उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, सिविल सर्विसेज के अंदर हो या छोटी मोटी जो ग्रुप डी ग्रुप ईसी की जॉब होती है, बी की जॉब होती है, वो तमिलियंस को मिलने लगी। अब क्योंकि वहां पे तमिलियंस को जॉब मिलने लगी, इसकी वजह से जो वहां पे लोकल सिनलीज थे उनके बीच में गैप बढ़ गया, क्योंकि अब तमिलियंस को बेटर एक्सेस मिलने लगी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो उनसे ज्यादा बेटर होने लगा। अब ये जो सिनलीज और तमिलियंस के बीच में जो गैप था ना, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत ही विजिबल रूप से जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला। 1948 के अंदर श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट होते ही उन्होंने क्या किया, सीलोन सिटीजन एक्ट ऑफ 1948 निकाला। तो आज तो इसको श्रीलंका बोलते हैं, पुराना नाम सीलोन हुआ करता था। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने ये किया कि भाई जो इंडियन तमिल्स हैं, इन्हें तमिल समझते हो, जो कि प्लांटेशन के अंदर काम करते थे, इनको सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे इनको क्या बोलते थे कि ये टेम्परेरी इमिग्रेंट्स हैं। तो श्रीलंका ने क्या कहा, श्रीलंका ने कहा भाई आप लोग तो टेम्परेरी हो ना, आप यहां से जाइए, आपके यहां पे कोई काम नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप तो जो है टेम्परेरी इमिग्रेंट्स हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप जाइए, अब यहां पे ब्रिटिशर्स नहीं है, हमारा रूल चलेगा। तो जब सिलोन सिटीजनशिप उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जो इंडियन तमिल्स थे, तब यहां पे मामला यहां पे बिगड़ गया, क्योंकि उनको सीधे सीधे तौर पे वहां की सरकार क्या बोल रही है कि भाई आप तो आउटसाइडर्स हो। आप सोच के देखिए भाई, वो लोग वहां पे कम से कम 100 साल से रह रहे हैं, उनके वहां पे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वहां पे सेटल डाउन हो गया है। तो 100 साल के बाद अब किसी को क्या बोलोगे ना कि तुम तो आउटसाइडर हो, बाहर चले जाओ, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, गुस्सा तो आएगा। हो उस समय कुछ लोग आए भी इंडिया की तरफ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भैया यही हमारी मातृभूमि है, हम तो यहीं पैदा हुए, मेरे दादाजी भी यहीं पे पैदा हुए, मेरे ग्रैंड डैड भी यहीं पे पैदा हुए, तो मैं इंडिया में क्यों जाऊं। तो ये जो दिक्कत थी वो वहां पे होने लगी। इसी का पैरेलल आज के टाइम पे आपको दोस्तों म्यांमार में देखने को मिल सकता है। म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्याज हैं, ये रोहिंग्याज म्यांमार के अंदर कहां से गए थे, बांग्लादेश से गए थे, इतने साल से वहां पे रह रहे हैं, और आज म्यांमार क्या बोल रहा है कि भाई तुम तो यहां के सिटीजन ही नहीं हो। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्टेटलेस हो गए, ना ये वहां के रहे और ना यहां के रहे। और यहां तक भी कसर पूरी नहीं हुई, एक और एक्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं सिनला ओनली एक्ट ऑफ 1956। सिनला क्या है, ये वहां की लैंग्वेज है जो कि सिनलीज लोग बोलते हैं। इसके अंदर सीधा सीधा कहा गया कि जो सिनला है भाई वो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब तमिल लैंग्वेज को वहां पे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो तमिल्स को गुस्सा तो वहां पे डेफिनेटली आना ही था। अब जब सिनलीज लैंग्वेज को वहां पे ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, ना तो उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, ना और जिनको जॉब थी उनको जॉब नहीं मिल रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज हैं वो सारे के अंदर सिनलास के अंदर कर दिए गए, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो उनको रिप्रेजेंटेशन था तमिलियंस को, वो वहां पे पूरी तरह से खत्म हो गया। अब एक चीज और देखिए, जब वहां पे ब्रिटिशर्स थे और जो वहां पे कॉफी प्लांटेशन वगैरह हुआ करती थी, जो मास्टर्स थे, जो मालिक थे उन प्लांटेशन के, वो कौन थे, वो थे ब्रिटिशर्स। जब एक बार ब्रिटिशर्स वहां पे चले गए तो मास्टर्स कौन बन गए, मास्टर तमिल्स नहीं बने, मास्टर बन गए कौन, जिन्हें हम लोग सिनलीज इलीट कहते हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे सिनलीज, वो वहां के मालिक बन गए। अब उन्होंने तमिल जो लेबरर्स थे उनको क्या कहा, आप यहां से जाइए, आपके यहां पे कोई काम नहीं है, उनको काम करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। जो लोग तमिल बोलते थे उनको सरकारी नौकरी से हटा दिया गया। जब इतनी सारी चीजें हुई वहां पे, तो प्रोटेस्ट होना तो लाजमी सी बात थी। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़ा शानदार आर्टिकल दिया गया है, लंकास गेल फेस प्रोटेस्ट अ रिमाइंडर ऑफ द तमिल सत्याग्रह एट द सेम प्लेस डेकेड अगो। देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1956 के अंदर जब वहां पे ये एक्ट लेके आया था, बहुत सारे तमिल लीडर्स ने वहां पे सत्याग्रह किया था। ये पिक्चर आपको जो है ऊपर नजर आ रही होगी, ये वाली पिक्चर देखिए, ये सत्याग्रह चल रहा है वहां पे। जब ये सत्याग्रह चल रहे थे ना, तो लोकल जो सिनलीज लोग थे उन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, तमिल्स को मारा, मतलब जान से ही मार दिया। पुलिस वहां पे खड़ी हुई देख रही है, प्रेस में कोई कवरेज नहीं हो रही थी। आज इतने साल के बाद, अभी पिछले साल जब श्रीलंका के अंदर प्रोटेस्ट हुए वहां के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में, वही जगह थी जिसे हम लोग गेल फेस कहते हैं, यहीं से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जहां पे 1956 के अंदर हुए थे। जगह वही थी, लोग अलग थे, प्रोटेस्ट करने का जो कारण था वो भी अलग था। तो बात यहां तक आके नहीं रुकी है, वहां पे एक स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी भी आई 1950s के अंदर। सिनलीज जो लोग थे, उनकी जो सरकार थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई सरकारी नौकरी के अंदर मोस्टली तमिल्स हैं, जबकि तमिल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो काफी कम है, उसके कंपैरिजन में जो सरकारी नौकरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है तमिल्स का, वो है बहुत ज्यादा। वो तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि तमिल्स वहां पे इंग्लिश सीख रहे थे ब्रिटिशर्स के दौरान। तो वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी लेके आए वो लोग।
इस पॉलिसी में क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो तमिल स्टूडेंट हैं इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए नॉर्मल सिटीजन लोगों से, जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। अब इसकी वजह से हुआ यह कि जो तमिल्स थे उनका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना मुश्किल हो गया और 3-4 साल के अंदर ही 40 से 50% जो तमिल स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर वो कम हो गए। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी में क्या किया गया, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोटा सिस्टम लेके आए। मतलब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन है ना उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देंगे। अब यहां से हुआ यह कि जो तमिल स्टूडेंट थे इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो गई। तो भाई जब तमिलियंस को वहां पे हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेट किया गया तो डेफिनेटली बात है कि एक सेंस ऑफ इनजस्टिस उनके अंदर में आ जाता है, एक सेपरेटिस्ट जो सेंटीमेंट है वो उनके अंदर में आ गया। तमिलियन लोग ये सोचने लगे कि भैया सेनेलिज लोग हमें अपना मानते ही नहीं है, ये हर चीज हमारे अगेंस्ट में करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो हमारी लैंग्वेज भी हो। और तमिलियंस अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। तो जब लैंग्वेज के ऊपर अटैक किया गया और जब नौकरियों से हटा दिया गया, स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी जब आई, तो सीधी सी बात है कि एक सेंस ऑफ इनजस्टिस और सेपरेट वहां पे आना लाजमी सी बात है। तो धीरे धीरे हुआ क्या, वहां पे जो तमिलियंस थे उन्होंने अपने लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसे कहा जाता है तमिल ईलम, और बाद में इसे निकला लिट्टे, और यहीं से बाद में सिविल वॉर की शुरुआत हुई श्रीलंका के अंदर। तो भाई 1948 के अंदर श्रीलंका को मिल गया इंडिपेंडेंस। इसके बाद क्या हुआ, देखिए 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इन्होंने क्या किया, आपस में रिलेशन को बेटर करने की कोशिश की। देखिए इंडिपेंडेंस से पहले ही श्रीलंका के अंदर जो तमिलियंस हैं और जो वहां के सिनलीज हैं उनके बीच में काफी ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाएं। जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट दोनों देशों में चल रही थी तो दोनों देशों के लीडर्स एक्चुअली काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। यहां पे आप देख भी सकते हो कि नेहरू जी हैं, कुछ श्रीलंका लीडर्स आपको यहां पे नजर आएंगे। तो बात ऐसी है, जब आफ्टर मतलब 1950s की हम लोग बात करें तो कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ जो है वो यूएसएसआर था। इंडिया ने कहा कि भाई ना तो मैं अमेरिका ग्रुप का पार्ट बनूंगा, ना ही मैं यूएसएसआर ग्रुप का पार्ट बनूंगा। तो पूरी दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाई, और इसके अंदर श्रीलंका भी था। तो इंडिया और श्रीलंका जो है एक ही जैसी सोच रखते हैं, आइडियोलॉजी रखते हैं, जिसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। तो यहां में हमारे बीच में कॉमन ग्राउंड है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड नेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हम लोग एक ही तरह के कंसर्न लेके आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका में लोकल जो एथनिक टेंशन है तमिल और सिनेलीज की, वो तो नजर आती है, लेकिन ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे दोनों देशों ने आपस में कोलैबोरेट करना शुरू किया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे, जियोपॉलिटिक्स के लेवल पे इंडियन लीडर्स और श्रीलंका के जो लीडर्स हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका में ग्राउंड पे क्या हो रहा था, ग्राउंड में श्रीलंका के अंदर कुछ तमिलियन पार्टीज को बनाया गया, जिसके अंदर एक पार्टी थी जिसे कहा जाता है इलंकाई तमिल अरासू कच्छीस को कहा जाता है। 1949 के अंदर इस पार्टी को बनाया गया था। देखिए यह पार्टी कोई वायलेंट पार्टी नहीं थी, लेकिन ये तमिल जो कंसर्न्स हैं उसको सामने रखा करती थी और हमेशा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया करती थी, और जिसे कुछ लोग जो है सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिकली ये होता था कि तमिलियन इंटरेस्ट के लिए लोग सत्याग्रह किया करते थे। अब क्योंकि तमिलियंस ने वहां पे सत्याग्रह करना शुरू कर दिया हर तरफ, तो वहां पे श्रीलंका की उस समय की जो सरकार थी, जिसे हम लोग कहते हैं भिंडर नायक सरकार, इन्होंने इन तमिल पार्टीज के साथ इन्होंने कहा कि भाई आप आइए, हम आपके कंसर्न्स को जो है देखेंगे। लेकिन सिनेलीज जो लोकल पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा परेशान थी तमिलियन से, उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा काफी प्रेशर बनाया, और ये जो पैक्ट किए गए थे, जो अग्रीमेंट किए गए थे, कभी भी इनको फुलफिल नहीं किया गया। तमिल्स और सिनेलीज के बीच में जो रिलेशन बिगड़ने बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1981 के अंदर। 1981 के अंदर पता क्या हुआ, जाफना पब्लिक लाइब्रेरी, जाफना जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है श्रीलंका के अंदर, यहां की यूनिवर्सिटी के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी थी उसको जला दिया गया तमिल सिनेलीज लोगों के द्वारा। 97,000 किताबें वहां पे थी। कुछ किताबें तो इतनी एंशियंट थी ना, मतलब हजारों साल पुरानी, उनको भी जला दिया। और 2 रातों तक ऐसा कहा जाता है कि वो लाइब्रेरी वहां पे लगातार जलती रही। और तमिलियंस क्योंकि अपनी एजुकेशन को लेके इतने ज्यादा अवेयर थे, अपने कल्चर को लेके, तो भाई जब इस तरह की लाइब्रेरी जलाई जाएगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो 1981 के इस इंसिडेंट के बाद रिलेशन इतने खराब हो गए, इतने खराब हो गए कि वो आज तक सही नहीं हुए हैं। और बात यहां तक नहीं रुकी, 1983 के अंदर वहां पे एक बड़ा ही खराब इंसिडेंट हुआ जिसे कहा जाता है ब्लैक जुलाई। ब्लैक जुलाई में हुआ ये कि जो सिनेलीज लोग थे, इन्होंने टारगेट करके तमिलियंस को वहां पे मारा।
हाँ, उनके हाथ में राशन कार्ड हुआ करते थे, वोटर आईडी कार्ड हुआ करते थे। हर इंसान के घर की पहचान करके, दुकानों की पहचान करके हजारों तमिलियंस को वहां पे जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि 3,000 से ज्यादा तमिलियंस को वहां पे जिंदा जला दिया गया, उनको मार दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। और इसका रीजन क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ? 90,000 से लेके 150,000 जो तमिलियंस थे उनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। बहुत सारे इसमें इंडिया में आ गए, कुछ लोग जो है वहां पे रह गए। तो ये जो इंसिडेंट है 1983 वाला, इसकी वजह से भी रिलेशन काफी खराब हुए और 1883 के बाद से वहां पे सिविल वॉर की शुरुआत हुई। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस 1983 की रिपोर्ट के अंदर क्या कहा उन्होंने कहा द एविडेंस पॉइंट्स क्लियरली टू द कंक्लूजन दैट द वायलेंस ऑफ द सिन्हला राइटर्स ऑन द तमिल अमाउंट्स टू एक्ट ऑफ जेनोसाइड। एक्ट ऑफ जेनोसाइड का मतलब दोस्तों सीधा सा ये होता है कि जो वहां की सरकार है, जो वहां का स्टेट है, वो ओपनली स्पॉन्सर कर रहा है राइट्स को, वायलेंस को अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो जब तमिल लोगों के ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे थे तो 1970s के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी और कई सारे ग्रुप बन गए तमिल लोगों के श्रीलंका के अंदर, जिनमें से एक था लिट्टे। लिट्टे बना दोस्तों 1976 के अंदर। अभी आपको मैंने बताया कि 1983 के अंदर वहां पे जो जेनोसाइड हुआ, इस जेनोसाइड के अंदर की वजह से बहुत सारे जो यंग लोग थे तमिलियंस, वो रेडिकलाइज हो गए, उन्होंने हथियार उठा लिए। और 1985 तक लिट्टे इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने पूरे जाफना रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद इन्होंने सीधा सीधा डिमांड करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा भाई हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो हम भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं करते हैं, हमें तो सेपरेट इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए, जिसे कहा गया तमिल इलम। कहां पे चाहिए? नॉर्थ वाले हिस्से में और खासकर ईस्ट वाले हिस्से पे जहां पे तमिलियंस मेजोरिटी में रहते हैं। सो 1983 का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसे ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है श्रीलंका के सिविल वॉर की। और ये सिविल वॉर कब तक चला? ये चला 2009 तक। और 2009 में फाइनली जब लिट्टे हार गया और इसके जो लीडर थे प्रभाकर, इनकी जब डेथ हो गई, उसके बाद ये सिविल वॉर खत्म हुआ। इस सिविल वॉर के अंदर कई इंसिडेंट बड़े खतरनाक हुए, जिनमें से एक इंसिडेंट है भाई, वहां के जो प्रेसिडेंट थे राणा सिंगा प्रेमदासा, इनको मार दिया गया। किसके द्वारा? लिट्टे के द्वारा। कैसे मारा गया? जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है, इसी सुसाइड बॉम्बिंग की वजह से किसको मारा गया था? राजीव गांधी जी को मारा गया था। तो इस पूरे सिविल वॉर के अंदर बहुत सारी सुसाइड बॉम्बिंग हुई। श्रीलंका के प्रेसिडेंट मारे गए, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मारे गए, 80,000 से ज्यादा, 100,000 लगभग 1 लाख लोगों की यहां पे डेथ हुई। और ऐसा कहा जाता है कि 2009 के अंदर पिछले कुछ दिनों में, मतलब जो सिविल वॉर एंड की तरफ चल रहा था, 70,000 से ज्यादा यहां पे लोगों को मारा गया। तो सीधा सीधा सा बात यह है कि भाई 2006-7-8 के अंदर वहां पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन आर्मी को ओपन हैंड कर दिया था। उनको बोला कि भैया खुल के आप जितना तमिलियंस को हो सके मारो। तो लिट्टे के बीच में और आर्मी के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि बहुत ज्यादा बच्चे भी मारे गए, बच्चों को एज ए शील्ड के रूप में वहां पे यूज किया गया, औरतों को मारा गया, रेप किया गया, मतलब भयंकर रूप से वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ। सो 1983 के बाद वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया था। और 1987 के अंदर वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी वहां पे डायरेक्ट होनी शुरू हो गई। दोस्तों 1987 के अंदर लिट्टे के कुछ लोगों ने 13 श्रीलंकन सोल्जर्स को मार दिया गया एक जगह पे जिसका नाम है वदमराची, और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो 1987 जून के अंदर श्रीलंका की जो आर्मी है, उन्होंने पूरी तरह से लिट्टे के ऊपर ऑफेंसिव डाल दिया और उन्होंने कहा कि भैया किसी भी हालत में जो रीजन है वदमराची, इसको कैप्चर किया जाए। और जब वहां पे मतलब आर्मी ने काफी ज्यादा एडवांस कर लिया था और जाफना वाले रीजन को और वदामराची को चारों तरफ से जो है वो श्रीलंकन आर्मी ने घेर लिया था। वहां पे जो तमिलियंस रहते थे, ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए था, ना भागने के लिए कुछ जगह उनके पास थी, मतलब पूरी तरह से उनको घेर लिया था और उनको मारने की तैयारी कर रहे थे श्रीलंकन आर्मी वाले। तो जब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया तमिलनाडु स्टेट का, और उसकी वजह से हुआ यह कि इंडिया ने वहां पे ऑपरेशन चलाया दोस्तों, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन पूमलाई, और इसके जो है ईगल मिशन 4 भी कहा जाता है। देखिए हुआ ये, जब वहां पे चारों तरफ से घेर लिया गया जाफना रीजन को श्रीलंकन आर्मी ने, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने क्या किया? इसने किया कि एक जो नेवल फ्लोटिला है, मतलब कुछ जो जहाज वगैरह है, शिप्स वगैरह हैं, वो राशन लेके, ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, राशन वगैरह, वो वहां पे भेजना शुरू किया। बट जब ये आ रहे थे इंडिया से श्रीलंका की तरफ, तो जो श्रीलंका की नेवी है उन्होंने उनको इंटरसेप्ट कर लिया और श्रीलंका की जो नेवल फोर्सेस है उन्होंने इंडिया वालों को धमकी दे दिया। उस समय इंडिया वाले चले गए वापिस। लेकिन
राजीव गांधी जी की सरकार उस समय हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो 4 जून 1987 को क्या हुआ, जो श्रीलंका के जो डिप्लोमेट थे इंडिया में, उनको बुलाया गया और उनको कहा कि देखो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारे 5 AN-32 फाइटर और मिराज जो हमारे हमारे फाइटर हैं भाई, ये राशन लेके गए श्रीलंका में, और इंडिया ने श्रीलंका को खुल के धमकी दिया कि अब आप हमें रोके मत दिखाइए, अगर आपने रोका और कुछ आपने अगर यहां पे गलत किया तो सीधा वॉर होगा। और उसको कहा जाता है ऑपरेशन पुमलाई। 2500,000 टन के आसपास जो है राशन हम लोगों ने वहां पे भेजा, और उस समय वहां पे 35 नेशनल और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भी भेजा जो इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे, और इन्होंने उसको इंटरनेशनली कवर किया कि किस तरह से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और जो वहां की आर्मी है वहां पे तमिलियंस को परेशान कर रही है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है ऑपरेशन पुमलाई। तो भाई जब ऑपरेशन पुमलाई हुआ और इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट को ओपनली धमकी दे दिया, तो श्रीलंका वालों को लगा कि भाई अब तो मामला खराब हो गया है। अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सीधा ही यहां पे इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए। तो श्रीलंका के जो ऑफिशियल्स थे, वहां के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया के साथ कहा क्या कि भाई हम आपके साथ अकॉर्ड करना चाहते हैं। इंडिया ने कहा कि देखो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो सीधा से तमिल लोगों को उनके अधिकार दे दो, नहीं तो अभी हम लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इसकी वजह से 1987 के में जो ऑपरेशन पुमलाई हुआ था, उसके बाद वहां पे क्या हुआ, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड किया गया, जिसमें एक तरफ थे राजीव गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरी तरफ थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट जिसके कहा जाता है JR जयवर्धने। तो सीधी सी बात है भाई, जो एग्रीमेंट था इसका पर्पज क्या था, इसका पर्पज था कि भैया क्रिएशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स, यानी कि जो तमिल रीजन्स हैं उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले और उनको डीवैल्यूएशन ऑफ पावर किया जाए, मतलब उनको अपने डिसीजन खुद लेने दिया जाए। और यहां पे इसी के बाद तमिल लैंग्वेज को भी श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा था सिनलीज ओनली एक्ट 1956, 1987 में तमिल लैंग्वेज को भी वहां पे एज अ नेशनल लैंग्वेज वहां पे अडॉप्ट कर लिया गया। अब देखिए जरा, अब जिम्मेदारी इंडिया के ऊपर आ गई है, श्रीलंका के ऊपर नहीं है। श्रीलंका की सरकार यह कह रही है इंडिया को भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन यहां पे जो लिट्टे हैं ना, इसको कंट्रोल कौन करेगा। इंडिया ने कहा कि इसको कंट्रोल मैं करूंगा। अब लिट्टे के ऊपर भी प्रेशर आ गया, क्योंकि लिट्टे को सपोर्ट कहां से मिल रहा था, इंडिया से मिल रहा था। जब इंडिया खुद श्रीलंका की सरकार को यह कह रहा है कि भाई हम लोग लिट्टे को कंट्रोल करने वाले हैं, उनसे हथियार डलवाएंगे, तो अब प्रेशर लिट्टे के ऊपर भी आ गया। तो लिट्टे ने ऊपर ऊपर मन से यह कहा कि हम लोग अग्रीमेंट से एग्री करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इससे अग्रीमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे। तो लिट्टे के तो कई सारे लीडर्स ने हथियार डालने से मना ही कर दिया। तो ये जो श्रीलंका और इंडिया का जो अकॉर्ड था 1987, इसके अंदर क्या क्या था, मतलब क्या क्या कंडीशन थी, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ये कहा भी इनके बीच में जो हॉस्टिलिटीज है, जो दुश्मनी है, उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस अग्रीमेंट के साइन होने के 48 घंटे के बीच बीच में सीज फायर होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज अपने अपने हथियार यहां पे यूज नहीं करेंगी। लेकिन ये इंश्योर कैसे होगा। बहुत से लिट्टे ग्रुप ने कहा भाई हम अपने हथियार नहीं डाल रहे हैं, हम इस अग्रीमेंट से जो है वो हम लोग इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वालों पे हमें भरोसा नहीं है। इतने साल से हम लोग इनसे डिमांड कर रहे थे, तो अगर हम लोग ने हथियार डाल दिए तो हमें मार देंगे। उसकी वजह से यह हुआ कि इंडिया ने यह कहा कि हम लोग इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे, और ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका के अंदर स्टेबिलिटी को एंश्योर करेंगी और लिट्टे वालों से उनके हथियार भी डलवाएंगी। तो उस अकॉर्ड के अंदर श्रीलंका ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस रीजन को, जो तमिल रीजन है, इसको हम लोग ऑटोनॉमी देंगे। लेकिन देंगे कैसे ऑटोनॉमी, इलेक्शंस तो करवाने ही पड़ेंगे, और इसके लिए श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 13th अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखिए जरा, ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था इस अकॉर्ड को एनफोर्स करना, क्योंकि देखिए तमिल सरकार ने तो कह दिया कि भाई हम लोग तो शांति के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी अब इंडियन सरकार के ऊपर आ गई कि लिट्टे को आप कंट्रोल करो। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, लिट्टे को मैं कंट्रोल करूंगा। कैसे करूंगा, अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजने के बाद। और दोस्तों यहां से शुरुआत होती है ऑपरेशन पवन की, यानी कि जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस थी इनका ऑपरेशन चला गया, जिसे कहते हैं ऑपरेशन पवन। हालांकि इसके पीछे की बहुत ज्यादा कहानी जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूं। देखिए जो लिट्टे का हेडक्वार्टर था ना, वो था दोस्तों जाफना यूनिवर्सिटी के अंदर था।
और जब ऑपरेशन पवन किया गया तो सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि इनका जो हेड क्वार्टर है जाफना यूनिवर्सिटी, इसको कंट्रोल किया जाए। तो कई सारे इंडियन जो सोल्जर्स थे, जो फोर्सेस थी, वहां पे भेजी गई। काफी ज्यादा लड़ाई उनके बीच में हुई, कई हजार तमिलियंस और कुछ जो है इंडियन सोल्जर्स भी वहां पे मर गए। तो इसको कहते हैं ऑपरेशन पवन, और ये चलाया गया था दोस्तों अक्टूबर 1987 के अंदर। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, इंडियन फोर्सेस के बीच में और लिट्टे के बीच में भाई 1 to 1 आमने सामने लड़ाई हो रही है। और इस बीच में हुआ क्या, बहुत सारा ह्यूमन राइट सिविल जो वायलेशन हुआ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया जो इंडियन फोर्सेस हैं इन्होंने भी ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, और लिट्टे ने तो ह्यूमन राइट वायलेशन किया ही है। सो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पे इतनी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई थी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जो लोकल सिनलीज थे वो तो वैसे ही पसंद नहीं कर रहे थे। उनका कहना था भैया एक फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री के अंदर क्या कर रही है। जो लोकल तमिल्स थे, मतलब मोस्टली तमिल्स की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो लिट्टे के जो सपोर्ट करते थे वो उनको वैसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके बीच में 1 to 1 लड़ाई चल रही थी। तो इस 3 साल तक जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज है 1987 से लेकर 1990 के बीच में वहां पे रही, और इसके दौरान लगभग 1200 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई, और बहुत सारे जो तमिलियंस थे वो भी मारे गए। और इवन जो प्रभाकरन है भाई, जो लिट्टे के जो जो मतलब उसके जो लीडर हैं, वो ये कहते थे कि भाई ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, ये इंडियन पीपल किलिंग फोर्स है। जो प्रभाकरन थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे ये तो सैटेनिक फोर्स है। तो कहने मतलब यह कि लिट्टे इतना ज्यादा, मतलब लिट्टे की लड़ाई इतनी ज्यादा होनी शुरू हो गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के पास कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो 1990 के अंदर लगभग 3 साल वहां रहने के बाद एक फेल्ड मिशन था बेसिकली, और हमारी जो फोर्सेस थी वहां से वापस आ गई। तो 1990s में हमारी फोर्सेस वापस तो आ गई थी, लेकिन जो लिट्टे है उसके मन में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए और इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए जो नफरत थी, जो हेट थी, वो इस कदर बढ़ गई कि भाई 1991 के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय तो फॉर्मर थे, राजीव गांधी जी, उनको असैसिनेट कर दिया गया। और जब एक बार असैसिनेशन उनका कर दिया गया तो इंडिया की तरफ से लिट्टे को जो सपोर्ट मिलता था, चाहे वो फिजिकल रूप में मिलता हो, चाहे वो सेंटिमेंटल रूप में मिलता हो, वो खत्म हो गया। बहुत सारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो पहले तमिल कोज को सपोर्ट करती थी वो अभी उसके अगेंस्ट हो गई। इवन तमिलनाडु के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का लिट्टे से सपोर्ट चला गया। तो बेसिकली इसके बाद इंडिया ने यह कहा कि भैया हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब हम लोग तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोगों ने अपना प्राइम मिनिस्टर तक भी खो दिया। तो बेसिकली उस समय इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद बहुत साल तक लिट्टे वहां पे एक्टिव रहा, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कंट्रोल रहा, ईस्टर्न पार्ट के अंदर कंट्रोल रहा, और फाइनली 2000s के अंदर, लेट 2000s के अंदर वहां पे सिविल वॉर की जो आखिरी स्टेज थी, तो वहां की जो सरकार थी श्रीलंका की, उसने देखिए इंडिया से सपोर्ट मिल नहीं रहा था, लिट्टे वैसे भी वीक हो गया था। 2009 के अंदर सिविल वॉर फाइनल स्टेज में पहुंचा, और जब फाइनली वहां पे प्रभाकरन की डेथ हो गई और मोस्टली जो लिट्टे के बड़े बड़े लीडर्स थे उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वहां पे बेसिकली इस वॉर को एंड कर दिया गया। तो 2009 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, लिट्टे खत्म हो गया, प्रभाकरन की डेथ हो गई, उनके जो कंट्रोल एरिया थे वो वापस श्रीलंका के कंट्रोल में चले गए। उसके बाद इंडिया श्रीलंका के बीच के जो रिलेशन वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से चेंज होने शुरू हुए। इंडिया उसके बाद ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में रहा, जो क्योंकि वहां पे घर वगैरह सब बर्बाद हो चुके थे। बहुत सारी जगह ऐसी थी नदन पार्ट में जहां पे इंडियन जो तमिलियंस थे उनको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, और जो श्रीलंकन आर्मी है उसने वहां पे कंट्रोल कर लिया। इंडिया ने वहां पे कुछ ऑपरेशंस या कुछ प्रोजेक्ट चलाए, जिसे हम लोग कहते हैं भैया मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जो तमिलियंस थे जो डिस्प्लेस हो गए तो उनके लिए घर वगैरह बनाना हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन आप यहां पे एक चीज और देखिए, 2009 के अंदर जो वहां पे प्रेसिडेंट थे, जिसके ये थे भाई प्रेसिडेंट महिंद्र राजपक्षा, और महिंद्र राजपक्षा इंडिया को पसंद नहीं करते थे। श्रीलंका के अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, और प्रभाकरन ये जो राजपक्षा थे इन्होंने कहा कि भैया मैं तो 13th अमेंडमेंट को मानता ही नहीं हूं। और उस समय जो सिविल वॉर चल रहा था, ये राजपक्षा जो है वो वहां पे प्रेसिडेंट थे, इसने वहां की आर्मी को खुली छूट दे दिया था, जिसको मर्जी मारो, बच्चों को मारो, किसी को भी मारो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सवाल यह है कि जो सिविल वॉर चल रहा था यहां पे हुआ बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन, जो कि श्रीलंकन आर्मी के द्वारा किया गया। देखिए लिट्टे के द्वारा भी किया गया डेफिनेटली, लेकिन श्रीलंकन आर्मी ने वहां पे किया।
और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट में केस भी चला, काफी ज्यादा रेजोल्यूशन आए, यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिका है वो श्रीलंका के अगेंस्ट में हो गए। राजपक्षा के ऊपर ये प्रेशर डाला गया कि भाई जो ह्यूमन राइट वायलेशन किए गए हैं तुम्हारी आर्मी ने, फोर्सेज ने किए हैं, इसके लिए जो है कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उस समय पे जब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया तो राजपक्षा ने वहां पे कमीशन बनाया जिसे कहते हैं लेसन्स लर्न्ड एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। और इस कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो भी काफी खतरनाक थी। इस रिपोर्ट ने सीधा सीधा कहा भाई जो श्रीलंकन फोर्सेस है इनका कोई कसूर नहीं है, सारे का सारा कसूर जो है वो लिट्टे के लोगों का है, ये उन्होंने कहा। अब फिर मामला पहुंचेगा यूएन के अंदर। यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे पहली बार 2009 के अंदर पहला रेजोल्यूशन आया अगेंस्ट श्रीलंका। अब देखिए इंडिया के सामने यहां पे धर्म संकट था। अगर इंडिया इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है तो परेशान हो गया, क्योंकि श्रीलंका को अगर हम लोग के अगेंस्ट में अगर वोट करते हैं तो चाइना के साथ ऑलरेडी क्लोजनेस बढ़ रही है। और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर सपोर्ट नहीं करते हैं श्रीलंका को तब भी प्रॉब्लम, और अगर सपोर्ट करते हैं तब और प्रॉब्लम। क्योंकि अगर श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं तो फिर तमिलियंस के साथ वहां पे जो हुआ है वो भी फिर खराब चीज है, क्योंकि फिर तमिल स्टेट और तमिलियंस पूरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो धर्म संकट है, सपोर्ट करें कि ना करें। और ये आपको देखने को भी मिलेगा। देखिए 2009 के अंदर जब पहला रेजोल्यूशन आया तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के फेवर में सपोर्ट किया। फेवर मतलब श्रीलंका के अगेंस्ट में सपोर्ट किया, क्योंकि भाई 2009 के अंदर जो सरकार थी ना, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, ये कोलिशन में थी, और इसकी कोलिशन में जो डीएमके है वो मेजर पार्टी हुआ करती थी। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया को ये सपोर्ट करना पड़ा। श्रीलंका इससे नाराज हुआ, चाइना ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, मतलब चाइना ने श्रीलंका के फेवर में वोट किया। तो सीधी सी बात है चाइना और श्रीलंका चले गए क्लोज। अब इंडिया के सामने खतरा पैदा हो गया। 2012 के अंदर और 2012 के अंदर और 13 के अंदर जब रेजोल्यूशन आया इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया। 2014 के अंदर जब दोबारा से रेजोल्यूशन आया तो इंडिया ने कहा कि भाई मैं तो सपोर्ट भी नहीं करूंगा, मैं तो अपोज भी नहीं करूंगा, तो इंडिया अब्सेंट हो गया, अब्सटेन हो गया। और 2021 के अंदर जब दोबारा से रेजोल्यूशन आया तो इंडिया फिर से अब्सटेन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया की तो मजबूरी समझिए ना आप लोग। इंडिया इन रेजोल्यूशन को फेवर अगर करता है तो चाइना श्रीलंका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, और अगर फेवर नहीं करता है तो इंडिया के अंदर खुद इंडियन गवर्नमेंट के जो है वो अगेंस्ट में बात जाती है। तो इंडिया ने कहा भैया मैं तो अब्सटेन हो जाऊंगा। तो ये इंडिया का स्टैंड ये दिखाता है कि किस तरह की जो जियोपॉलिटिकल मजबूरियां है ना वो यहाँ पे काम करती हैं। तो 2015 के अंदर श्रीलंका के अंदर सरकार चेंज होती है और राजपक्षा की जगह वहां पे आ जाते हैं कौन, मैत्रीपाला सिरिसेना। और ये जो मैत्रीपाला सिरिसेना है ये थोड़े से नरम मिजाज के हैं। जब ये पावर में आते हैं तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई हम लोग इंडिया के साथ अपनी रिलेशन को रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हालांकि चाइना के क्लोज थे ये, बट फिर भी इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के साथ थोड़ा सा माहौल बनाना चाहते हैं। और कई तमिलियन पार्टी ऐसी थी श्रीलंका के अंदर बेसिकली जो इनकी सरकार को सपोर्ट भी कर रही थी। तो बेसिकली 2015 के बाद रिलेशन थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए। अब यहां पे एक चीज और देखिए, सिविल वॉर वहां पे चल रहा है, वो तो अलग बात है, वहां के जो स्टेट है वो जो लिट्टे है उसके बीच में चल रहा है। लेकिन जो दोनों कंट्री आपस में कैसे एंगेज कर रही हैं, इकोनॉमिकली हमारे रिलेशन बेटर हो रहे थे। 1998 के अंदर हम लोगों ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, और जो श्रीलंका के अंदर एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मैक्सिमम इंडिया से ही जाता है। श्रीलंका का जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो बेसिकली इंडिया ही है। हालांकि हमारे बीच में जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन पार्टनर तो हम लोग फिर भी हैं। और जो इंडिया का यूपीआई है जिसे आज हम लोग गूगल पे वगैरह सब यूज करते हैं, वो भी श्रीलंका ने अडेप्ट कर लिया है। और अभी रिसेंटली भी देखें तो हमारे रिलेशन काफी इंप्रूव हुए हैं। अभी एक यू सोलर क्लीन एनर्जी प्रोग्राम वहां पे चलाया गया है, जो कि इंडिया श्रीलंका के अंदर जो सस्टेनेबल एनर्जी है उसके साथ, और हमारा जो यहाँ पे अडानी ग्रुप ने भी वहां पे एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम चलाया। मजेदार बात यह है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पहले चाइना को दिया जा रहा था, लेकिन बाद में ये इंडिया को दिया गया। उसके अलावा जो अडानी ग्रुप है वहां पे मन्नार में और पुनियन के अंदर भी कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट चला रहा है। तो रिसेंटली हमारे बीच में ठीक ठाक माहौल बना हुआ है। उसके अलावा डिफेंस में भी हम लोग मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की जो है वो मतलब बेसिकली जो हमारा डिफेंस जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो हम लोग करते हैं। इंडिया श्रीलंका के रिलेशन को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा। चाइना के इन्फ्लुएंस को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना भी चाहता है लगातार वो श्रीलंका के अंदर अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक स्ट्रेटेजी होती है चाइना की,
मतलब चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। वो म्यांमार का यूज करेगा, वो पाकिस्तान का यूज करेगा और श्रीलंका का यूज भी करना चाहता है। आप यहां पे एक चीज देखिए, एक हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका के अंदर जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल है। पहले हम्बनटोटा पोर्ट को जो ऑपरेट करने का, बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया को दिया गया था। बाद में भाई राजपक्ष ने इसको चाइना को दे दिया। चाइना ने हम्बनटोटा प्रोजेक्ट पोर्ट को बनाया और जब श्रीलंका उस डेट को वापस नहीं कर पाया तो 99 इयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पे दे दिए गए चाइना को। ये तो चलो इकोनॉमिक रिलेशन है भाई। चाइना की एक सबमरीन वो यहां पे आके रुकती है, रिफ्यूल होती है और फिर वो चाइना में वापस चली जाती है। देखिए, वैसे तो चाइना ये कहता है, वैसे तो श्रीलंका ये कहता है कि मैं इस पोर्ट का इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं होने दूंगा। श्रीलंका का ये कहना है कि भाई ये जो पोर्ट है वो इकोनॉमिक रिलेशन है। लेकिन चाइना की जब वहां पे सबमरीन रुकी, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया, जापान सब ने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई क्योंकि ये एक बड़ी बात हो जाती है। उसके अलावा देखिए, श्रीलंका को चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया हुआ भाई। 20% से ज्यादा जो टोटल डेट है श्रीलंका के ऊपर वो तो चाइना का ही है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं वहां पे, जैसे मेथला एयरपोर्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे खाली एयरपोर्ट भी जिसको कहा जाता है। उसके अलावा श्रीलंका जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। वहां पे कोलंबो जो एक्सप्रेसवे है वो चाइना की हेल्प से बना हुआ है। बेसिकली चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं जो अमेरिका लेके आता है, यूरोपियन कंट्री लेके आती हैं अगेंस्ट श्रीलंका, वो सारे के सारे चाइना रिजेक्ट कर देता है। मतलब चाइना ओपनली सपोर्ट करता है किसको? श्रीलंका को। चाइना का यह कहना है कि भाई कोई ह्यूमन राइट वायलेशन सिविल वॉर के दौरान एक्चुअली हुआ ही नहीं। अब एक चीज और देखिए, 1987 के अंदर जब श्रीलंका इंडिया कोड हुआ था तो वहां पे एक कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन ये थी कि जो त्रिकोमली जो पोर्ट है श्रीलंका का, ये किसी भी हालत में श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं करने देगा। लेकिन ऐसा श्रीलंका ने किया नहीं। आज ये माना जाता है कि त्रिकोमली जो पोर्ट है यहां पे चाइनीज एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका के अंदर एकदम से बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज देखिए, जो रिसेंटली जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ श्रीलंका के अंदर, इसके अंदर भी चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है। श्रीलंका के अंदर ये आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्यों और इसके बाद रिलेशन कैसे चेंज हुई। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। $46 बिलियन का एक्सटर्नल डेट यानी कि कर्जा श्रीलंका के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट का मतलब यह है कि भैया वो अपना कर्जा पे नहीं कर पाया। श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $50 मिलियन रह गया। भाई $50 मिलियन तो हमारे यहां पे मुकेश अंबानी जी की पॉकेट मनी है 2 महीने की, इतना कम हो गया। तो सीधी सी बात है भाई, जब किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा ही नहीं तो वो चीजें इंपोर्ट कैसे करेगा। और ये क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है? क्राइसिस के पीछे रीजन था वहां की सरकार की मिसमैनेजमेंट। देखिए, जो राजपक्ष था ये क्या करते थे, राजपक्षा चाइना वगैरह से इधर उधर से सस्ता लोन लिया करते थे और अपनी देश में जो है खूब सारी सब्सिडी दिया करते थे, टैक्स कट किया करते थे, एजुकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है वहां पे। क्योंकि इनको लगता था कि भैया लोगों को चीजें मैं फ्री दूंगा तो लोग मेरी फेवर में रहेंगे और मैं यहां पे हमेशा के लिए यहां पे रूल करूंगा। तो जब टैक्स कट दिया गया, भाई तो सीधी सी बात है, जब टैक्स, आपकी इनकम भी तो होनी चाहिए ना। आप टैक्स कट दीजिए कोई बात नहीं, इनकम तो है नहीं, टैक्स कट दे दिया। उसके बाद वहां के जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको बैन कर दिया गया, तो वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो खत्म हो गई। इसके अलावा वहां पे कोविड भी आ गया। कोविड की वजह से श्रीलंका के अंदर टूरिज्म खत्म हो गया और श्रीलंका के अंदर टूरिज्म वहां की इकोनॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब चीजें हुई। जब श्रीलंका के अंदर इनिशियल क्राइसिस आ रहे थे तो वहां की जो सरकार थी, राजपक्षा साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया मैं तो IMF की हेल्प लूंगा ही नहीं। तो उन्होंने चाइना के जिनपिंग को फोन कर दिया कि साहब कंडीशन थोड़ी खराब है, देखिए क्या करना है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा मामला संभालो। तो हुआ ये, कुल मिला के श्रीलंका के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि हर रोज वहां पे चीजों के जो दाम थे वो डबल हो रहे थे। तो भाई लोग तो सड़कों पे आएंगे ही। ठीक है, बेशक आप उनको 2-4 साल से चीजें फ्री में दे रहे हो, लेकिन वो सब चीजें लोग तो भूल जाते हैं। लोग सड़कों पे आए, इतना ज्यादा हालत खराब हो गया कि वहां पे राजपक्षा को देश छोड़ के भागना पड़ा। उनके बहुत सारे ब्रदर्स, कजन्स, नेफ्यूज सब देश छोड़ के भाग गए और वहां के जो राष्ट्रपति भवन था जो, उसके अंदर भी लोग घुस गए। तो इतनी ज्यादा वहां पे हालत खराब हो गई। हालांकि आज वहां पे हालत उतनी खराब नहीं है, अभी 2 साल के बाद चीजें वहां पे ठीक हो गई हैं। लेकिन इस क्राइसिस के अंदर इंडिया का क्या रोल रहा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। देखिए,
भाई जब भी श्रीलंका में क्राइसिस होता है ना, तो सबसे पहली बात है इंडिया वहां पे पहली बार सबसे पहले जाके हेल्प करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इंडिया ने टोटल $4 बिलियन का हेल्प वहां पे दिया। इंडिया ने इवन जापान के थ्रू भी चैनल खोले और जापान ने भी चाइना का और श्रीलंका का हेल्प किया। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। जैसे मैंने आपको 1,000 रुपए उधारे दिए और आपने मुझे यह कहा कि मैं 10 दिन के बाद आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद अगर पैसा नहीं दे पाए तो आप अंदर डिफॉल्ट हो गए हो। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये आप मुझे मेरे पास है कि देखो यार मेरे पास ना 1,000 रुपए हो नहीं पाए हैं, मैं आपको बाद में दे दूं क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 10 तारीख को छोड़ के आप 15 को दे दो, अब 20 को दे दो। तो मैंने क्या किया, बेसिकली आपकी जो डेडलाइन थी रीपे करने की लोन, उसको या तो आगे बढ़ा दिया या फिर जो इंटरेस्ट रेट मैं चार्ज कर रहा था वो मैंने कम कर दिया। इसे कहते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना श्रीलंका का जिसका हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया। मतलब आप अभी हमें डेट मत दीजिए, जो आपने देना है हमें बाद में दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम लोगों ने जापान से भी करवाया बाद में, हालांकि चाइना ने भी ये कर दिया था, लेकिन इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री। उसके अलावा 400,000 मीट्रिक टन जो फ्यूल है वो हम लोगों ने उस समय श्रीलंका में भेजा, क्योंकि पेट्रोल के दाम वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अरे भाई वो तो छोड़िए, हम लोगों ने वहां पे मिल्क भेजा, ये सब चीजें भेजी। अब देखिए इंडिया की जो इमेज है या जो इंडिया की सरकार है उसके रिलेशन भी काफी ठीक ठाक हैं, बट आज भी एक इशू ऐसा है जो तमिलनाडु के साथ या इंडिया के साथ श्रीलंका का वो काफी ज्यादा, जिसे हम लोग बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं, मतलब ये हमारे बीच में क्राइसिस का बड़ा मुद्दा है। वो है दोस्तों फिशरमैन का जो इशू है वहां पे। ऐसा टाइम टू टाइम देखा जाता है कि भाई फिशरमैन को वहां के जो कोस्ट गार्ड है, श्रीलंका की जो नेवी है, उसके द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि ये जो अरेस्ट है अभी थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी किया तो जाता ही है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक आइलैंड की कहानी जिसका नाम है आइलैंड कच्चतीवू। इसकी कहानी आपको मैं बताता हूं। देखिए आइलैंड कच्चतीवू, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है दोस्तों, ये फाइनलाइज की गई थी 1974 में। उस समय इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई इंटरनेशनली आपको करना पड़ता है। हमारे पास है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी ऑफ द लॉ, यूनक्लोज इसको बोलते हैं, और ये कहता है, इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि कोई देशों के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है ना वो कैसे सिलेक्ट की जाएगी, वो उनके मिडिल पॉइंट से सिलेक्ट की जाएगी। और जब ये मिडिल पॉइंट सिलेक्ट किया गया तो कुछ आइलैंड ऐसे थे जो कि श्रीलंका वाली साइड में चले गए। उसकी वजह से जो कच्चातीवू आइलैंड था वो चला गया कहां पे, श्रीलंका वाली साइड में चला गया। लेकिन 1974 के अंदर जो अग्रीमेंट किया गया, इसके अंदर ये कुछ बातें वहां पे की गई जो मैं बताऊंगा अभी। एक और अग्रीमेंट किया गया 1976 के अंदर। देखिए बाउंड्री डिसाइड हो गई थी, पाक स्ट्रेट के थ्रू जो जाती है वो इंटरनेशनल बाउंड्री 74 में। 76 के अंदर एक और अग्रीमेंट किया गया जिसके अंदर यह कहा गया भैया कौन कौन से आइलैंड पे फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हैं और कौन कौन से पे नहीं कर सकते। और यहीं पे आता है कच्चातीवू आइलैंड। ये देखिए जरा, यहां पे है आपका कच्चातीवू आइलैंड, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। एक और आइलैंड है जिसे कहते थे दोस्तों वेज बैंक। यहां पे वेज बैंक है, देखिए जरा, बिल्कुल जो कन्याकुमारी है उसके साइड में पड़ता है। तो जब ये एग्रीमेंट किया गया तो ये जो वेज बैंक है, आइलैंड है ना, ये इंडिया को दे दिया गया, और जो कच्चातीवू आइलैंड है ये दे दिया गया किसको, श्रीलंका को। और साथ के साथ ये कंडीशन भी रख दी गई, कंडीशन ये रखी गई कि जो इंडिया के जो फिशरमैन है जो कि तमिलनाडु से आते हैं भैया मछली वगैरह पकड़ने के लिए, ये कच्चातीवू आइलैंड को यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं, रेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेस्ट कर सकते हैं, उनके जो नेट्स वगैरह होते हैं जिससे वो मछली पकड़ते हैं, बेसिकली उसको सुखा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और वहां पे बेसिकली एक चर्च भी है छोटा सा, सेंट एंथनी चर्च फेस्टिवल होता है, तो वो भी अलाउ कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो कच्चातीवू आइलैंड है ये इंडिया वाले एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग उस आइलैंड के ओनर नहीं है, ओनर श्रीलंका है, बट हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये कच्चातीवू जो आइलैंड है ये 13वीं सेंचुरी के अंदर बना था बिकॉज ऑफ सम वोल्केनिक इरप्शन, और बहुत ज्यादा भी नहीं है, छोटा सा है, 1.6 किलोमीटर है सिर्फ लेंथ में, और 300 मीटर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ किसमें, विड्थ में। तो छोटा सा आइलैंड है जो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। प्रॉब्लम इस आइलैंड को लेके ही है। आप एक चीज देखिए भैया, हिस्टोरिकली क्या हो रहा था, हिस्टोरिकली जो इंडियन फिशरमैन थे वो तो कच्चातीवू आइलैंड को अपना मानते थे। इतने सालों से लोग वो कच्चातीवू आइलैंड को अपना समझ के वहां फिशिंग कर रहे हैं। अब अचानक से आप एक दिन कह रहे हो कि नहीं ये आइलैंड तुम्हारा नहीं, यहां से भागो। जो श्रीलंकन नेवी है वहां पे खड़ी हुई है, उनको कह रहे हैं तुम यहां पे आ नहीं सकते। प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो जो फिशरमैन है उनका यह कहना है कि भाई हमारा यहां पे जनरेशनल राइट है, हमारा ये ट्रेडिशनल राइट है,
तो हम लोग इस बॉर्डर को नहीं मानते। और आप एक चीज और देखिए ना भैया, ओशन के अंदर पानी के ऊपर बॉर्डर आप बाउंड्री कैसे बनाओगे? तो वहां पे बाउंड्री दिखती नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत बार जो इंडिया की जो बोट्स हैं वो दूसरी तरफ क्रॉस कर जाती हैं। अब देखिए, मान लो आप लाइन के इस तरफ हो, आपकी बोट है और आपकी बोट खराब हो गई, मोटर खराब हो गई, उसकी तेल खत्म हो गया, तो कभी कभी क्या होता है, ये बोट जो है वो खराब होने की वजह से भी श्रीलंका वाली साइड में यानी कि कच्चातीव वाले को क्रॉस करके चली जाती हैं। और अब ये चीज देखिए भाई, जो फिश है ना, फिश को थोड़ी पता है कि इंडियन बॉर्डर है, श्रीलंकन बॉर्डर है वो। और एक चीज और, तमिलनाडु वाली साइड में जो यानी कि जो इंडियन वाली साइड है, यहां पे जो फिश हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि 1976 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तो इंडिया वाली साइड में सरकार ने सब्सिडी दिया था, और यहां के जो फिशरमैन थे उन्होंने बड़ी बड़ी बोट्स रेंट पे ले ली थी, खरीद ली थी सब्सिडी की वजह से। और ये जो बड़ी बोट्स होती है ना दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये वहां पे करती हैं जिसे बॉटम ट्रोलिंग बोलते हैं। बोट्स बड़ी है ना, बॉटम ट्रोलिंग करती हैं। श्रीलंका की तरफ आज भी जो फिशरमैन है वो छोटी बोट्स का यूज करते हैं, तो श्रीलंका वाली साइड में फिश ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इंडिया की साइड में फिश ज्यादा मिलती नहीं है, तो हमारे जो फिशरमैन है वो बेसिकली श्रीलंका वाली साइड में भी चले जाते हैं। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे जो फिशरमैन को अरेस्ट करने की जो रेट है वो काफी कम हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो मामला है ऑलमोस्ट इसको सोल्व कर लिया गया है, लेकिन फिर भी ये इशू बना हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल हमारे रिलेशन की बात करें दोस्तों, अगर इस समय तो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक से ही चल रहे हैं। लेकिन ग्राउंड की अगर आप बात करो तो श्रीलंका के अंदर आज भी तमिलियन इशू बना हुआ है। हालांकि उतना इंटेंस नहीं है जितना 1980s और 90s के अंदर हुआ करता था, काफी चीजें सॉर्ट आउट कर ली गई हैं, बट फिर भी मामला वहां पे बना हुआ है। और अगर आप देखें यूपीएससी की तैयारी ऑफ कोर्स अगर आप करते हैं तो यहां से ऑलरेडी एग्जाम में कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए, एलिफेंट पास, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई 2009 के अंदर। एलिफेंट पास समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और 2009 के अंदर ही वहां पे क्या चल रहा था, सिविल वॉर का बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा था। तो ये जो एलिफेंट पास क्या, जैसे आपको मैं ये इस तरह का बनाता हूं, तो यहां पे है जाफना, जाफना रीजन है, ये पूरा जाफना पेनिनसुला है, और ये जो बीच का जो एरिया है ना दोस्तों, इसे कहते हैं एलिफेंट पास। बहुत ही नैरो सा पास है, और एलिफेंट यहां पे इसको क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं। और इसी एलिफेंट पास के आसपास ही जो है लिट्टे के बीच में और श्रीलंकन फोर्सेस के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी, तो इसे बोलते हैं एलिफेंट पास। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर एलिफेंट मिलता था। उसके अलावा 2013 में और 2022 के अंदर भी यहां पे मेंस में सवाल पूछा गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डोमेस्टिक फैक्टर जैसे जो तमिलनाडु की हम लोग बात करते हैं, किस तरह के तमिलनाडु की सरकार के प्रेशर के आने के चक्कर में इंडिया ने यूएन के अंदर उनको सपोर्ट किया। जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो इंडिया ने क्यों भेजी, बिकॉज तमिलियंस जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे थे इंडिया के अंदर, वो सारी चीजें। इवन राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ उसके बाद जो है चीजें किस तरह से चेंज हुई, तो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इंडिया इज an age-old friend of Sri Lanka discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding state। 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इंडिया और श्रीलंका जो है वो एज ओल्ड फ्रेंड है, मतलब हजारों साल से दोस्त हैं। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा भाई हम लोग एज ओल्ड फ्रेंड क्यों हैं। तो आप यहाँ पे बुद्धिज्म को भी मेंशन कर सकते हो, तो उस समय से आपको थोड़ा सा ये मेंशन इसको करना पड़ेगा। और इस क्राइसिस में इंडिया का क्या रोल रहा है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इंडिया श्रीलंका इस रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारी चीजें ठीक ठाक डिस्कस कर ली हैं। इंडिया के किंग्स की बात किया, बुद्धिज्म की बात किया, वहां पे जो सिनिलीज हैं तमिल उसके रिलेशन की बात किया, जो ब्लैक जुलाई वाला जीनोसाइड था इसके बारे में बात किया, लिट्टे कैसे फॉर्म हुआ, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे क्या रोल रहा, क्या पॉलिसीज थी, सिविल वॉर क्या था, ऑपरेशन पूमलाई क्या था, ऑपरेशन पवन क्या था, अकॉर्ड के बारे में बात किया हम लोगों ने, राजीव गांधी जी असैसिनेशन के बाद कुछ किस तरह से चेंज हुई, चाइना की हम लोगों ने यहाँ पे बात किया, यूएन के बारे में बात किया। आई थिंक हम लोगों ने सारी डायमेंशन ठीक ठाक से कवर कर ली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यूपीएससी को कहा जाता है भाई ये कोई T20 का मैच नहीं है, तो आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। अगर आप नोटबुक लेके बैठोगे पढ़ने के लिए और आप नोट्स बना रहे हो तो बात ही बढ़िया है, क्योंकि इंडिया और इसके नेबर्स के साथ जो रिलेशन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आना। आई थिंक हम लोगों ने डिसेंट से कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसी तरह की और इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप चाहते हो वीडियोस में तो आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में सजेशन भी दे सकते हो। आप क्या और चाहते हो हम लोग यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, कि आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, बेसिकली आपकी जो फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।